उत्तराखंड को देव भूमि यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ के कण कण में देवताओं का वास है। योग, धर्म और साधना की इस धरती पर सदियों से सनातन विरासत की ज्योति जलती आई है। तो वहीं हिमालय की गोद में वो पारलौकिक वरदान भी मौजूद है जो दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर कर नया जीवन देने की ताकत रखती है। बोलचाल की भाषा में हम इसे जड़ी बूटी कहते हैं, लेकिन भारत की सबसे पुरातन चिकित्सा पद्धति में काम आने वाली इन बूटियों को हमने नाम दिया है देव बूटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ गुलविश। देव बूटी में इस पूरे महीने हम पेट से जुड़ी सभी बीमारियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही आयुर्वेद के जानकारों से पेट संबंधित सभी बीमारियों को जड़ी बूटियों से कैसे हमेशा के लिए आप ठीक कर सकते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। बात पेट की करते हैं तो सबसे पहले समस्या शुरू होती है पेट दर्द से। ये दर्द एसिडिटी, गैस, कब्ज, आंत में सूजन, अपच, पेप्टिक अल्सर, लिवर इन्फेक्शन, लिवर में सूजन कई कारणों से हो सकते हैं। इन्हीं में से एक कारण है पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस एक ऐसी समस्या है जिस पर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो कई बार ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। पैंक्रियाटाइटिस दो तरह की होती है, एक क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस और दूसरी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। दोनों तरह की पैंक्रियाटाइटिस के लक्षण क्या हैं, ये कितना गंभीर हो सकता है, कैसे इसके लक्षणों की पहचान की जा सकती है और क्या उपाय हैं जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उनसे जुड़ने से पहले आइए देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। पैंक्रियाटाइटिस, इसके नाम से ही समझ में आता है कि ये बीमारी पैंक्रियास से जुड़ी है। पाचक एंजाइम्स को रिलीज कर छोटी आंत में भोजन को पचाने में मदद करता है। दूसरा काम रक्त वाहिकाओं में इंसुलिन और ग्लूकागॉन में जारी करना है। पैंक्रियाटाइटिस में हमारे पैंक्रियाज में सूजन आ जाती है। कई बार ये सूजन कम और थोड़े समय के लिए रहती है, लेकिन कई बार लंबे समय तक रहकर ये समस्या घातक रूप ले लेती है। पैंक्रियाटाइटिस दो तरह की होती है, पहली एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और दूसरी क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में अचानक से पैंक्रियाज में सूजन आ जाती है। ये सूजन थोड़ी देर के लिए रहती है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के ज्यादातर मरीज पूरी तरह सही इलाज पाने के बाद ठीक हो जाते हैं। मामला गंभीर हो तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस ब्लीडिंग, टिश्यू को गंभीर नुकसान, संक्रमण का कारण बनता है। गंभीर पैंक्रियाटाइटिस दूसरे अंगों जैसे दिल, लंग्स और किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में सूजन लंबे समय तक रहती है। ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का अगला स्टेज होता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है लंबे समय तक अल्कोहल का बहुत ज्यादा सेवन। ज्यादा अल्कोहल के सेवन से आपके पैंक्रियास को नुकसान हो सकता है। अमूमन इसके लक्षण कई सालों तक दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर अचानक आपको गंभीर पैंक्रियाटाइटिस के लक्षण हो जाते हैं। ये बीमारी आपको अस्पताल तक पहुंचा सकती है, इसलिए सावधान रहिए। तो पैंक्रियाटाइटिस हो या फिर कोई और गंभीर बीमारी, वक्त रहते इसके लक्षण पता चल जाएं तो समस्या गंभीर होने से पहले इसे ठीक किया जा सकता है। तो इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और कैसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इसे ठीक किया जा सकता है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़ गई है डॉक्टर प्रीति छाबड़ा जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर विभा वर्मा जो आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, और उनसे हम जानेंगे कि पैंक्रियाटाइटिस क्या है और कैसे आयुर्वेद में इसका इलाज है। डॉक्टर प्रीति और डॉक्टर विभा, स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड में। नमस्कार। डॉक्टर विभा, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगी। क्या होता है पैंक्रियाटाइटिस? हम चाहेंगे कि डॉक्टर के लिहाज से आप बताएं कि क्या होती है ये बीमारी और क्यों पैंक्रियाज इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारी बॉडी में। देखिए, पैंक्रियाटाइटिस जो नाम है वो एक ऑर्गन है पैंक्रियास। उसमें जब स्वेलिंग आ जाती है, शोथ आ जाता है, तब हम उस बीमारी को पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं।
आयुर्वेद की भाषा में इसको हम इस ऑर्गन का नाम अग्नाशय है और इस सूजन का नाम, इस बीमारी का नाम जिसे आप पैंक्रियाटाइटिस कह रहे हैं, इसको अग्नाशय शोथ बोला जाता है। अब ये इतनी पुराना वर्णन है हमारी पुस्तकों में इसका कि ये कोई नई बीमारी या कोई नई चीज़ है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये खान-पान की जो हमारी जो अनडिसिप्लिन्स हैं, जो हम अपना भोजन बहुत शुद्ध नहीं खाते हैं, बहुत समय पे नहीं खाते हैं या अपना लाइफ़स्टाइल थोड़ा खराब रखते हैं, बेसिकली लेट नाइट तक जागते हैं, उस समय उस वजह से इसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना या इसमें किसी भी तरह की स्वेलिंग होना, जिसको हम फिर शोथ कहते हैं या पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं, उसे कह सकते हैं। अब ये क्यों होता है, इसके कारण तो यही है कि हमारा खान-पान गलत हो जाता है, हमारी गलत आदतें हो जाती हैं, मोस्टली ओवर अल्कोहल का यूज़ करना या बहुत स्मोक करना भी इसका एक कारण जी होता है। जी डॉक्टर विभा, क्या हम इसका ये जो पैंक्रियाटाइटिस है इसके बारे में हम विस्तार से इस कार्यक्रम में बात करेंगे। तो अभी आपने बताया कि पैंक्रियाटाइटिस क्या होती है, किस तरह की बीमारी है। मैं अब डॉक्टर प्रीति के पास आना चाहूंगी, उनका रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर प्रीति, क्योंकि आज हम पैंक्रियाटाइटिस के बारे में तफसील से बात कर रहे हैं, सब क्योंकि पेट दर्द एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, तो मैं चाहूंगी आप दर्शकों के लिए बताएं कि पेट दर्द और पैंक्रियाटाइटिस के लक्षण में कैसे फर्क जाने, क्योंकि छोटी मोटी समस्या तो होती है। तो आपके हिसाब से पेट दर्द और पैंक्रियाटाइटिस के लक्षण कैसे फर्क होते हैं और कैसे उनको पहचाना जाए? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरह से हम नॉर्मल पेट दर्द को और पैंक्रियाटाइटिस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पेट दर्द एक बहुत कॉमन, एक वेग और रफ टर्म है जिसमें हम पूरे पेट में दर्द की तरफ जाते हैं, जबकि पैंक्रियाटाइटिस में एक बहुत टिपिकल, एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक टाइप की पेन होती है। यह डल पेन के रूप में अमूमन शुरू होती है, बिल्कुल एब्डोमेन के बीच में, चेस्ट के मध्य से शुरू होके जस्ट बिलो जो हमारा चेस्ट बोन होती है उसके बिल्कुल नीचे से शुरू होती है कई बार, या फिर लेफ्ट साइड एब्डोमेन के पेट के लेफ्ट साइड से शुरू होती है और डल पेन होती है, बहुत हल्की पेन होती है और धीरे धीरे उसकी सिवियरिटी बढ़ती चली जाती है। यह पेन पेशेंट को अपने बैक पे भी महसूस होती है बहुत सी बार, और किसी भी चीज से आराम नहीं आता है इसमें, और कई बार ये सिवियरिटी इसकी इतनी बढ़ जाती है तक लगातार पेन होता रहता है। पेन के साथ साथ मिचली आना या जिसको हम नौजिया बोलते हैं, वो सिम्टम भी बहुत कॉमन रहता है। वॉमिटिंग होती है, पेशेंट की भूख बिल्कुल मर जाती है, उसका हार्ट रेट यानी हृदय की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है, और स्वेटिंग भी बहुत से पेशेंट्स में देखी जाती है। इसके अलावा कई बार जब पैंक्रियाटाइटिस एक्यूट होता है तो उसमें फीवर भी होता है, ठंड लग के बुखार होता है। और जब पैंक्रियाटाइटिस क्रॉनिक हो जाता है तो ये डल पेन बहुत टाइम तक बनी रहती है और अनइंटेंशनल वेट लॉस होता है। पेशेंट ना चाहते हुए उसको वेट लॉस नहीं करना, पर फिर भी हम देखते हैं कि वेट लॉस जो है, ग्रॉस वेट लॉस क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में देखा जाता है। तो ये कुछ एक सिम्टम्स हैं, और जब हम एब्डोमेन को या पेट को थोड़ा सा दबा कर देखते हैं तो वो टेंडर होता है। टेंडर मतलब छूने पे भी पेशेंट को दर्द होता है वहां पर। ये टिपिकल साइंस और सिम्टम्स हैं जो हमें पैंक्रियाटाइटिस को डायग्नोज क्लिनिकली करवाने में सहायक होता है। तो ये जो आप दर्द की बात कर रही हैं, काफ़ी तेज़ दर्द होता है, ये कितने ड्यूरेशन तक रह सकता है? और क्या ऐसा है कि दिन में कभी भी दर्द हो जाता है या दर्द शुरू हो तो रुकता नहीं है? किस तरह के दर्द की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं? दर्द माइल्ड टू सीवियर कैटेगरी कैसा भी हो सकता है, मतलब कोमल या हल्की दुखन से लेके बहुत तीव्र या गंभीर पीड़ा पेशेंट महसूस करते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि कुछ भी खाने पीने के बाद ये पेन स्टार्ट होता है, स्पेशली अगर फैटी फूड खाया है या मतलब जिसमें बहुत तेल वसा ऐसी चीजें, तला भुना ज्यादा है, जिस मिर्च मसाले ज्यादा हैं, ऐसी अगर हम पदार्थों का सेवन करते हैं तो ये दर्द एकदम ट्रिगर होता है, और यह कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक भी जा सकता है। अगर उसकी हम समय पे रोकथाम ना करें और उसको कंट्रोल ना करें तो यह कई दिनों तक भी प्रोलॉन्ग कर सकता है। पेट के ऊपरी बाएं ओर में या बीच में से दर्द स्टार्ट होकर ये पीठ में भी जा सकता है। तो पेट का दर्द पैंक्रियाटाइटिस में पीठ तक जा सकता है और ये दर्द कई घंटों या कई दिनों तक भी रह सकता है। मैं अब रुख करूंगी डॉक्टर विभा का। डॉक्टर विभा,
क्योंकि हम पैंक्रेटाइटिस के बारे में आज तफसील से बात कर रहे हैं, विस्तार से बात कर रहे हैं। अभी हमने बात करी कि किस तरह का दर्द होता है। अब मैं कारणों पे आना चाहूँगी। क्या कारण हो सकते हैं इस बीमारी के? आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा खाना हो जाता है, बाहर खाना हो जाता है, या गलत रूटीन, कितने बड़े ये कारण हैं? और क्योंकि बॉडी की कैपेसिटी होती है, हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बॉडी पर असर पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो हम चाहेंगे इस बारे में बताएं आप हमें। देखिए, कारण तो यही है, यही रिपीट करूँगी कि बहुत तला हुआ खाना खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, अनफ्रेश फूड खाना, प्रॉपर्ली कुक्ड ना होना, ओवर यूज़ ऑफ अल्कोहल, हाई स्मोकिंग, ये सारे कारण हैं जो पैंक्रियाटाइटिस को बढ़ाते हैं। और कई बार गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह प्रेशर गॉल ब्लैडर का पीछे पड़ता है अग्नाशय पे, वहाँ पे सूजन आ जाती है। तो हमें ये भी डायग्नोज करा लेना चाहिए कि पेन का कारण पैंक्रियाटाइटिस है, या कई बार गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है उसकी वजह से भी एक्यूट पेन होता है, और ऑलमोस्ट सेम सिम्टम्स होते हैं। और पानी ज़्यादा पीना चाहिए, कम से कम पानी पीने से भी देखिए क्या होता है कि कई बार हम जब भोजन करना चाहते हैं या हमारे सामने भोजन आता है, तो हमारा जो एंजाइम्स हैं, हमारा जो अग्नाशय है, जो पैंक्रियास है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। लेकिन उसमें क्योंकि सूजन है, और वो जो उसकी जो डक्ट है उसमें सूजन है, उस वजह से वो हार्मोन्स या वो एंजाइम्स बाहर नहीं जा सकते डाइजेशन के लिए। तो एक्यूट पेन होता है, और वो अंदर ही अंदर पेंक्रियास को भी स्वेलअप करना शुरू कर देते हैं। यही कंडीशन आगे जाके एक्यूट से क्रॉनिक बनती है। तो ये जो कारण है कि आपके सामने आपको भूख नहीं है, आपके सामने भोजन आया, आपका पेंक्रियास ठीक काम नहीं कर रहा है, और उस वजह से वो जो एंजाइम्स हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वो एक्यूट कंडीशन से उसको बार बार रिपीट होके इस तकलीफ को क्रॉनिक की तरफ ले जाते हैं। तो जो आपका प्रश्न था कि कारण क्या है, तो आपको अगर भूख नहीं है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, या आयुर्वेद में एक बात कही गई है कि भोजनों ऊपर भोजनम विषम, यानी कि जब तक पहले का खाया हुआ भोजन डाइजेस्ट नहीं हो जाए, उससे पहले आप दोबारा भोजन कर लो, तो वो विष के समान हो जाता है, और वो इसी तरह के उपद्रव पैदा करता है। और डिहाइड्रेशन होना, मतलब पानी की शरीर में कमी होना, एक बहुत बड़ा कारण होता है, इवन पित्त की थैली में पथरी का भी, और पैंक्रियाटाइटिस का भी। तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम हाइड्रेट रहें, प्रॉपर लिक्विड इनटेक हमारी बॉडी में उतना रहे कि हम इस तकलीफ से बचे रहें। डॉक्टर प्रीति, मैं आपके पास आना चाहूँगी। ज़्यादातर पॉइंट्स डॉक्टर विभा ने बता दिए हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। क्या आप इन कारणों में कुछ ऐड करना चाहेंगी? आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए कुछ ऐड करना चाहेंगी कि पैंक्रियाटाइटिस क्यों होता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि जो हमारा भोजन है वो उचित होना चाहिए, समय पे भोजन करना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। आयुर्वेद के कुछ नियम हैं, आयुर्वेद में बताए गए हैं, भोजन ग्रहण के नियम हैं, वो सभी नियम पालित किए जाने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आजकल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इतना मैकेनाइज्ड हो गया है सब कुछ, और हमारी लाइफस्टाइल में स्पेशली जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर एक्सरसाइज का बहुत अभाव है। तो एक्सरसाइज भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करता है। और वेट मैनेजमेंट, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा मेनास है, तो एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ वेट मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम देखें तो हम बहुत हद तक किसी भी प्रॉब्लम को होने से पहले ही कंट्रोल कर सकते हैं। आयुर्वेद में आपकी बात समझें जो आप बता रहे हो कि अगर आप एक्सरसाइज करो या सही वक्त पे खाओ तो आप पैंक्रियाटाइटिस की इस बीमारी से ही बच सकते हो, ये चीज़ आपको छुएगी भी नहीं। क्या आप ये कह रही हो? जी। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है आयुर्वेद में कि किसी भी रोग से निजात पाने के लिए हम आहार, विहार और औषध, ऐसे 3 कंपोनेंट्स पे फोकस करते हैं। तो आहार मीन्स ऑप्टिमम डाइट, जो एक रूल्स ऑफ डाइटरी इनटेक है वो फॉलो करें। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है और क्यों खाना है, इस पर विचार करें। And Bihar means lifestyle. Again, lifestyle has a major role to play in any disease pathology. तो जो हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ऑल्टर हो चुका है, हम दिन में सो रहे हैं और रात को जाग रहे हैं, और जो मिथ्या आहार विहार, जो गलत आहार ले रहे हैं, गलत तरीके से अपनी दिनचर्या को चला रहे हैं, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, इम्पैक्ट है
हमारे बॉडी सिस्टम्स के फंक्शनिंग में और हमारे ऑर्गन सिस्टम्स को हेल्दी या डिजीज की तरफ ले जाने में। तो जो जी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं और जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी बीमारी को टाइम से कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि हम यहाँ पर पेट की बात कर रहे हैं, पेट की हेल्थ की बात कर रहे हैं, पैंक्रियाटाइटिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे देश में किसी भी वक्त तला हुआ खाना, क्योंकि तले हुए खाने का भी जिक्र किया गया है, किसी भी वक्त तला हुआ खाना या स्नैक्स में तला हुआ खाना बहुत बहुत आम बात है। लोग कई तरह की तली हुई चीज़ें खाते हैं, पकौड़े खाते हैं लोग, इस तरह की चीज़ें बहुत नॉर्मल है खाना। अगर आप हद से ज़्यादा चीज़ें खाओ, कितनी ज़्यादा आपके पेट के लिए खतरनाक है। सुपाच्य भोजन करना चाहिए, ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए, समय के अनुसार भोजन करना चाहिए और अपने शारीरिक बल के अनुसार भोजन करना चाहिए। आपकी शारीरिक अग्नि, जो आपकी जठर अग्नि है, वो कितना भोजन डाइजेस्ट कर सकती है, उसके ऊपर हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला हम कर सकते हैं कि अपने भूख को 4 भागों में डिवाइड करें। 2 भाग हम उसमें सॉलिड खाएँ और 1 भाग हम उसको लिक्विड्स के लिए रखें और 1 भाग को हम खाली छोड़ दें। यानी कि अपनी 1/4 भूख से को हम रखें। जितनी आपको भूख है, उससे ज़्यादा खाने की बजाय जितनी हमें भूख है, उससे थोड़ा कम खाएँ। तो अगर हम इस तरीके से खाएँगे और मेन एक और भी अगर हम बात ध्यान रखें कि आयुर्वेद के अनुसार अगर हम षड रसों का सेवन करते हैं, षड रस आपको तभी प्राप्त हो सकते हैं भोजन में जब वो ताज़ा होगा और सुपाच्य होगा और जिसमें बहुत प्रोसेस्ड और प्रिजर्वेटिव्स नहीं होंगे। तो 6 रस जब आप अपने भोजन में शामिल करते हैं, तो आपका भोजन अपने आप कंप्लीट डाइट हो जाता है और सुपाच्य हो जाता है। और जो भोजन का क्रम है, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि तला हुआ भोजन कभी किसी मौसम में आजकल बारिशें हैं, खा सकते हैं, लेकिन महीने में 1 बार। लेकिन आप हमेशा पराठे खाएँगे, आप बटर खाएँगे, आप एग खाएँगे और आप ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपको डेफ़िनेटली औषधियाँ भी खानी पड़ेंगी। आपको जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, किसी भी बीमारी से बचने के लिए। और अभी डॉक्टर प्रीति ने बताया कि रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। ये अगर बहुत जॉब की रिक्वायरमेंट है तब तो समझ में आती है। लेकिन अगर हम अपने डेली रूटीन में हम दिन में काम करने वाले लोग हैं और रात को प्रॉपर नहीं सोते हैं टाइम पे, ख़ास करके रात को 12 से 3 बजे के बीच में हमारी बॉडी को जब रिपेयर करता है लिवर, हमारी सब कोशिकाएँ अपने आप को रीजनरेट करती हैं और बॉडी अपने आप को सेल्फ डिटॉक्सिफाई करती है। उस टाइम अगर हम अपने ब्रेन को एक्टिव रखते हैं, हम लाइट्स ऑन रखते हैं और हम सबसे ज़्यादा गलत काम करते हैं कि हम उस टाइम पीरियड में खाते हैं। तो ये हम अपने ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार करते हैं, अपने ऊपर अहिंसा करते हैं। जिनकी नाइट ड्यूटीज़ हैं, जिनके जिनके पास ऑप्शन नहीं है, उनके लिए भी सजेशन है कि रात को एटलीस्ट 12 से 3 भोजन ना करें, कुछ ना खाएँ-पिएँ और जो आपका रूटीन है, उसमें भी लिक्विड्स ही लेने की कोशिश करें। तो वो जो निशाचरों का समय बोला गया है, जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, 12 से 3 रात को, तो खाना तो उसमें बिल्कुल सर्वथा अभक्ष्य माना गया है। तो अभक्ष्य को अभक्ष्य समय पे भी ना खाएँ। पूरी दुनिया आयुर्वेद का लोहा मान रही है, योग का लोहा मान रही है। आखिर क्यों इन चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में हम ऐड नहीं कर पाते हैं। मैं आगे बढ़ूंगी क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की। तो अगर ये हो जाए किसी को, तो आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है? और कोई क्रोनिक पेशेंट अगर आता है तो उसमें आयुर्वेदिक इलाज क्या है? तो आयुर्वेद में ही है और एक्यूट कंडीशन में तो बेटर होता है कि उस टाइम अगर पेशेंट को बहुत वॉमिटिंग्स आ रही हैं, पेन का बहुत ज़्यादा है, उस टाइम नील ओरल करके उसको आईवी फ्लूइड की तरफ से भोजन या उसको जो डाइट एनर्जी देनी चाहिए वो दी जाती है। लेकिन क्रॉनिक जो कंडीशन है उसमें तो आयुर्वेद ये कहता है सबसे पहले तो फास्टिंग कराते हैं कि जब तक बहुत एक्यूट भूख ना लगे लंघन कराया जाए पेशेंट को, यानी कि कुछ खाने को ना दिया जाए। उसके बाद अगर आप औषधियों की बात करते हैं तो गुड़ुचि और हल्दी बहुत उत्तम औषधियाँ हैं और उत्तराखंड की आप बात करें तो उत्तराखंड में हल्दी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा है और बहुत उसमें पोटेंसी भी है। तो गुड़ुचि, अदरक और ये गुड़ुचि, अदरक और हल्दी इनका सेवन इस तकलीफ से हमें धीरे-धीरे वापस लाता है। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करें, शराब पीना बंद करें, स्मोक करना बंद करें और ताज़ा और सुपाच्य खाना खाएँ। डॉक्टर प्रीति, आप बताइए कि आप एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर आप किस तरह का सजेशन देती हैं किसी को क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस हो तो? क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम डाइट को रेगुलेट करते हैं, लाइफस्टाइल को रेगुलेट करते हैं और उसके बाद हम औषधियों पे जाते हैं।
डाइट की अगर बात करें तो साबुत अनाज या होल ग्रेन्स प्रेफर किए जाते हैं, फल, हरी सब्जियां प्रेफर की जाती हैं। इसके अलावा अगर किसी को मिल्क का शौक है तो हम लो फैट मिल्क एडवाइस करते हैं, या फिर सोया मिल्क या आलमंड मिल्क ऐसी चीजें देते हैं। एंड जो लो फैट डेयरी है, जो लोग मांसाहार करते हैं, उनके लिए हम कहते हैं कि लीन मीट लें, व्हाइट फिश लें, और कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो इसको रिकवर करने के लिए और पेनक्रियास के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम ऐड करती है। जैसे केला है, फ्रेश कीवीज हैं, या लेमन है, नींबू बहुत अच्छा होता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पेप अप करता है। इसके अलावा जो क्रूसीफेरी फैमिली की सब्जियां हैं, जैसे गोभी है, बंद गोभी है, ब्रोकली है, यह भी बहुत फायदा करती हैं पेनक्रेटाइटिस के पेशेंट्स में। और क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस के पेशेंट्स में हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि फ्रेश फ्रूट्स, हर्ब्स और स्पाइसेस इन्हीं का इस्तेमाल करें। लहसुन और हल्दी का भी बहुत अच्छा उपयोग है, और बहुत इम्पोर्टेंट एक बहुत छोटी सी औषध है, बट बहुत ही काम की और बहुत ही फायदेमंद है पेनक्रेटाइटिस की कंडीशन में, और मैं अपने इन पेशेंट्स को जरूर वो रिकमेंड करती हूँ और आशातीत लाभ भी पाती हूँ उसके प्रयोग से, और वो है मुलेठी। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मुलेठी, इनको एसिडिटी रहती है, नौजिया रहती है, और वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन हर समय बनी रहती है, या पेन एब्डोमेन रहता है। तो केवल मुलेठी के प्रयोग से बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं हम इन पेशेंट्स में देखते हैं कि वो बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाएगा। तो खान-पान और जो लाइफ़स्टाइल है उसको मॉडिफ़ाई करने के बाद हम मेडिसिन्स भी रिकमेंड करते हैं, और मेडिसिन्स में जो कुछ योग हैं, कुछ एकल द्रव्य हैं आयुर्वेद में, और कुछ योग हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव हैं, जैसे संजीवनी बटी है, यष्टि मधु आमल की और गिलोय है, एक रसायन चूर्ण आता है जो कि गोक्षु आमल की और गुलची का कॉम्बिनेशन होता है, वो भी मैं बहुत यूज़ करती हूँ। इसके अलावा सूचेकर रस भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ज्योतिषमती एक और जड़ी-बूटी होती है, वो भी बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। तो प्रकृति के अनुसार, रोग की अवस्था के अनुसार, ऋतु के अनुसार बहुत सारे एट्रिब्यूट्स हैं आयुर्वेद में, जिनको अपने मद्देनज़र रखते हुए किसी भी पेशेंट के लिए हम जो औषध कल्पना करते हैं, उसमें बहुत सारे एट्रिब्यूट्स हैं, उन्हीं सभी का ध्यान रखते हुए हम कस्टमाइज़ करते हैं। आयुर्वेद में ऐसा है कि वन जी शू डज़न्ट फिट डॉक्टर प्रीति, ऑल। ये जो आप सारी चीजें बता रही हैं, ये काफी लंबे समय तक ये खुराक चलती होगी। ये जो पूरा डिसिप्लिन आप बता रहे हो कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, साथ में दवाइयाँ भी आयुर्वेद में हैं, तो काफी लंबी ये पूरा खुराक चलती होगी। देखिए, यह एक ऐसी कंडीशन है जिसको हमें बहुत धैर्य से कंट्रोल करना होता है, और पेनक्रेटाइटिस ज़रूर डेफ़िनेटली कुछ टाइम तो लेता है, बट जैसे-जैसे पेशेंट रिकवर करने लग जाता है, तो धीरे-धीरे हम उसको नॉर्मल डाइट पर भी लेके आते हैं। बट प्रिवेंशन एज़ वी नो इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर, और यह अच्छा होता है कि हम अपना डाइटरी रेगुलेशंस फ़ॉलो करें, डाइटरी रूल्स और पैटर्न फ़ॉलो करें, जिससे कि हमें मेडिसिन्स की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं हमेशा ऐसा कहा करती हूँ कि जो हमारी पाकशाला है, वही हमारा औषधालय भी है। तो अगर आप पथ्य पालन करते हैं, मीन्स रिकमेंडेड डाइटरी डाइटरी जो मॉडिफिकेशंस हैं वो फॉलो करते हैं, तो आपको मेडिसिन्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत अच्छी एक हमारे पास एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आयुर्वेद में, कि केवल डाइट से भी हम बहुत सारी चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं और मेडिसिन्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती हैं, डिपेंड करता है क्रॉनिसिटी कितनी है, पेशेंट कितना पथ्य पालन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या कितना लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई कर रहा है या नहीं कर पा रहा, और उसके अटैक्स कितने फ्रीक्वेंट हैं। पेनक्रेटाइटिस में हम देखते हैं कि रिज़ॉल्व हो जाती है कंडीशन, बट फिर कुछ टाइम बाद फिर पेनक्रेटाइटिस का अटैक आता है। तो जी उसको हम अगर हम कंट्रोल में रखना चाहें, तो हमें लॉन्ग टर्म में ये सभी रिस्ट्रिक्शंस का फॉलो करना पड़ सकता है। क्योंकि हम यहाँ पर पेट से जुड़ी हुई समस्याओं की बात कर रहे हैं, विस्तार से आप दोनों बता भी रही हैं, लेकिन अगर किसी को ऑलरेडी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो क्या अगर और ये भी हो जाए दिक्कत, तो क्या ये बहुत ये मुश्किल हो जाता है पूरा इन चीज़ों को एक साथ देखना कि कोई दिक्कत ना हो? देखिए, अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो सबसे पहला सिम्पटम ही यही है कि अग्नाशय उसका ठीक काम नहीं कर रहा है। ये तो सिंपल बात है, क्योंकि पैंक्रियास से ही इंसुलिन भी हमारी कंट्रोल होती है और रिलीज़ होती है। तो अगर हमारा
इंसुलिन ठीक रिलीज नहीं हो रहा है, इस वजह से हमें डायबिटीज है या हमें कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये तो फर्स्ट सिम्टम है कि हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा पेंक्रियाज ठीक काम नहीं कर रहा है। उसी टाइम हमें देखिए जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें आपने बोला कि ब्लड ब्लड प्रेशर के तो खैर और भी कई कारण है, लेकिन अगर हम डायबिटीज की बात करें तो खास तौर पे ये भी, और लिपिड प्रोफाइल का हाई होना है जिसमें हमारे फैट का डाइजेशन ठीक नहीं होता है, तो ये सब चीजें अपने आप में तभी खराब होती है जब हमारा पेंक्रियाज पहले ठीक काम नहीं कर रहा होता। तो अगर हम शुरुआत में ही अपने आप को, अपने भोजन को ठीक कर लें, बहुत ही बार बार गर्म किए हुए तेल में तली हुई चीजों को ना खाएं, हम इस तरीके के ऑयल्स ना खाएं जिनका हमारे शरीर में ठीक उपयोग नहीं है, या हमारा शरीर जिसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, हम उन चीजों को ना खाएं तो हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पेंक्रियाज के सेल्स को रिजुविनेट करने में प्राणायाम बहुत बड़ा एक हेल्प करता है। आपके प्राणायाम आपको पूरा प्रॉपर ऑक्सीडेशन देते हैं, आपको हाइड्रेट करते हैं और आपका जो डिसबैलेंस है इन हार्मोन्स के सिक्रीशंस का, उसको ठीक करते हैं। तो प्राणायाम को अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो वो ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है, डाइट को भी ठीक करता है, और अपनी डाइट में से बहुत ज्यादा ऐसी चीजों को निकाल देना जो प्रोसेस्ड हैं, जो प्रिजर्वेटिव रखते हैं, जो बासी खाना है, जो तामसिक भोजन है, इवन राजसिक भोजन है। कुछ समय के लिए अगर ये तकलीफ है तो हमें सात्विक भोजन पे ही आ जाना चाहिए। और लंघन का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है इन तकलीफों में। हमें अपने आप को, लंघन मतलब उपवास, उपवास बिल्कुल। मतलब तब तक ना खाएं जब तक आपको एक्यूट भूख, हंगर पैन ना हो, और कम से कम हफ्ते में एक दिन अपने आप को लिक्विड डाइट पे, नींबू पानी पे, फ्रेश फ्रूट्स पे रखें, ताकि जो बाकी 6 दिन हमने कुछ गलत किया है तो भी बराबर उसको बैलेंस हो जाए। तो ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अगर हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि पेंक्रियाज भी ठीक काम नहीं कर रहा है। उसको ठीक काम कराने के लिए अपनी बॉडी के प्रकृति के अनुसार, जो जो रोगी है उसकी क्या प्रकृति है, उसके अनुसार उसके लिए औषध की कल्पना की जाती है, उसी के लिए उसके लिए औषध बताई जाती है कि आपको क्या सूट करेगा। लेकिन ये एक जो रैंडम बात बताई है कि जिसमें सबसे नंबर 1 फास्टिंग है, नंबर 2 उसमें अदरक है, हल्दी है, उसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए कि भोजन में इनको शामिल किया जाए। गुड़ुची का इस्तेमाल जो फ्रेश हम कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल करने से हम इसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं, लेकिन औषध की कल्पना बिना डॉक्टर के साथ 1 टू 1 आपको डायग्नोज कराए अपनी प्रकृति जाने बगैर नहीं करनी चाहिए। हाँ, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, फास्टिंग करें, लॉन्ग वॉक करें, ये बहुत हेल्प करता है इसमें। कितनी अहम बातें बताई जा रही हैं, ओवरऑल आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। यहाँ पर मैं आगे बढ़ूंगी। क्या कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवा है जिसे समय समय पर आप कुछ दिनों के लिए लेते रहें कि आपका जो सिस्टम है, पेट का सिस्टम, वो ठीक रहे? कोई जेनरिक दवा अगर आप बताना चाहें। देखिए ऐसा है, आयुर्वेद में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं होती है कि जो हम लें और किसी भी रोग से निजात पा सके। जैसे कि मैम ने बहुत अप्रोप्रिएटली बताया कि हमें अपनी बॉडी को टाइमली डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। टाइम टू टाइम डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आंतरिक शुद्धि से ही हमारे सारे ऑर्गन्स को बल मिलता है और वो सभी एंजाइम्स और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो प्रभावित होते हैं। तो उपवास एक बहुत इजी प्रक्रिया है, हमारी कल्चरल प्रैक्टिस भी है। भारत में सभी जगह, सभी प्रांतों में, सभी जो धर्मों में किसी ना किसी तरह से उपवास की प्रक्रिया हमारे धर्म के साथ ही जुड़ी हुई है। हमें सभी के अलग अलग धर्मों के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम उसको फॉलो करें तो शायद हमें किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। और इस तरह से अगर हम करने लगे कि हर किसी भी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए हम एक एक मेडिसिन लेते रहे, तो आई थिंक वो पूरी हमारी प्लेट सिर्फ मेडिसिन से भर जाएगी आहार की जगह। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, अपने आप को जैसे कि ऋतु के अनुसार डिटॉक्सिफाई करें। ऋतु के अनुसार हमारे यहाँ ऋतु हरितकी बताई गई है, हरड़ का प्रयोग बताया गया है। डिफरेंट डिफरेंट ऋतुओं में किस किस तरह से करनी है, वो एक बहुत एलाबोरेट टॉपिक है। उस तरह से हम ऋतु हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं, रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। रसायन यानी जो चीजें हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम को बल देती हैं, जैसे गिलोय का प्रयोग है, लहसुन का प्रयोग है, हल्दी का प्रयोग है, तुलसी का प्रयोग है। इन सब का प्रयोग रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप करते रहें, टाइम टू टाइम उपवास करें और अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते रहें, तो आई थिंक इवन सारी प्रॉब्लम्स हम सभी मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रीति हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर विभा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी और ये तमाम आपने बातें हमको बताई हैं। कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया है कि अगर आपको अपने आप को हेल्दी रखना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई चीट डे नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ चीज़ें करनी हैं
तो वो आपको फॉलो करनी ही हैं, और वो क्या चीज़ें हैं वो अभी आपको बताया गया है। तो देव बूटी में आज हमने बात की पैंक्रियाटाइटिस की, जिससे हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या करें क्या ना करें। अगर आपको पैंक्रियाटाइटिस से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल देव बूटी में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे किसी बीमारी के बारे में जानकारी, और आयुर्वेद में क्या इसका इलाज है ये हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।